गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप? सब बहुत बढ़िया हैं। चलिए, इच्छा है आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे सभी। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कभी कभी। पास्ट इंडेफिनिट है कि पास्ट परफेक्ट है, ये हम पहचान नहीं पाते हैं। आज वो सारे कंफ्यूजन दूर करना, लेकिन पहचानना है और पूरे वीडियो को देख करके समझना है कि आखिर क्या अंतर है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में। ठीक है ना? या फिर दूसरे टेंसेस में। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है? और पूरा वीडियो देखना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब कर लेना और सारे नोटिफिकेशन मिल जाता है वीडियो जैसे ही अपलोड होता है, तो इसलिए सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए, लेकिन सीखना है आइडेंटिफिकेशन, पहचानना। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचानना। पहचानेंगे कैसे? सामान्य रूप से हमने सीखा है या अब तक पढ़ाया गया है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, उनमें पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इतनी बात हमने सीखी है। क्रिया के साथ चुका था और चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये शब्द वर्ब के साथ लग करके आते हैं, क्रिया के साथ हिंदी वाक्य में। ठीक है ना? पहचान लेते हैं, लेकिन ये बात भी समझिए कि आखिरकार पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में भी कार्य पूर्ण हो चुका होता है, पास्ट परफेक्ट में भी कार्य पूर्ण होता है। जब हम कहते हैं वह आगरा गया था, तो इसका मतलब वह आगरा गया था, ये काम कंप्लीट हो गया था। या हम कहें पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार मोहम्मद गोरी को हराया था। हिस्टोरिकल फैक्ट है, हराया था, ऐतिहासिक फैक्ट है, लेकिन इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट ही है, पास्ट परफेक्ट नहीं। ऐसे मैं आगरा गया था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, परफेक्ट नहीं। मैंने ताजमहल देखा था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, परफेक्ट नहीं। परफेक्ट का मतलब जिसमें कार्य की पूर्णता का वर्णन किया जाए। जब हम ये कहें कि ये काम मैंने इतने समय से पहले कर लिया था, या तो चुका था, चुकी थी शब्द आए तो पहचान लेते हैं। लेकिन अगर ये शब्द नहीं भी आए तो फिर कैसे समझेंगे, वो और समझ लीजिए। परफेक्ट का मतलब जिसका एक्शन पूर्ण हो चुका था। ठीक है ना? जैसे मैं कहूँ घर पहुँचा और मैंने कहा जब मैं घर गया तो मैंने देखा मेरी पत्नी ना खाना खा चुकी थी, तब तक बना चुकी थी। ठीक है ना? खाना बना चुकी थी। और हम इस बात को कहें जब मैं घर पहुँचा तो मेरी पत्नी खाना बना चुकी थी। इसमें जो मेरी पत्नी खाना बना चुकी थी, ये परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना? या जब मैं घर पहुंचा, या मैं इस तरह से कहूँ मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी पत्नी खाना बना चुकी थी, उसमें ही पास्ट परफेक्ट टेंस है। या मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी पत्नी ने खाना बना लिया था, मतलब खाना बनाने का काम मेरे जाने के बाद घर पे नहीं हुआ, उससे पहले ही हो गया था। ठीक है ना? जो काम पहले पूरा हो गया, जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया, मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले, पहुंचने से पहले पत्नी खाना बना चुकी थी।
बना चुकी थी। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, बोल सकते हैं पहुंचने से पहले पत्नी ने खाना बना लिया था, ने खाना बना लिया था। ठीक है ना। एक और इसी तरीके इस वाक्य को एक और कह सकता हूं, इस तरह से भी कह सकता हूं, जब मैं घर पहुंचा तो पत्नी ने खाना बना लिया था। इसमें भी पत्नी ने खाना बना लिया था, इसमें भी यही बात और इसमें भी। इसका मतलब ये जो कार्य की पूर्णता का यहाँ वर्णन हो रहा है, यहाँ कार्य पूर्ण हुआ था, हो गया था, जब मैं घर पहुंचा था तब तक वो एक्शन पूरा हो चुका था, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है ना। अगर उसमें समय नहीं है, केवल इतना होता पत्नी ने खाना बना लिया, या तो फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। लेकिन जब हम ये कहें मेरी पत्नी ने पहले ही खाना बना लिया था, तो पास्ट परफेक्ट हो गया, इसमें समय आ गया पहले ही। जैसे मैं इस बात को भी कह दूं कि फिर एक उदाहरण लिख रहा हूं ऐसे, मैंने ताजमहल देखा था, मैंने ताजमहल देखा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना। ये कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर इसको कंप्लीट एक्शन दिखाएंगे हम, तो इसमें समय जोड़ दिया मैंने, दूसरे तरीके से बात कही, मैंने ताजमहल पहले ही देख लिया था, अब इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना। इसमें पास्ट परफेक्ट हो गया। या फिर चुका था शब्द आए तो हो सकता है पास्ट, क्योंकि चुका था कार्य की पूर्णता का वर्णन करता है। ठीक है ना। जैसे कल शाम हम खाना खा चुके थे, कल शाम हम खाना खा चुके थे, चुके थे शब्द जो हिंदी में आता है, इसका मतलब होता है पूरा हो जाना। ठीक है ना। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, यहां पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, समझ में आ गया ना। लिया था, दिया था, आया था, गया था, इन शब्दों के साथ भी अगर समय दिया है कार्य की पूर्णता का, कि वो कार्य कितने समय से पहले या बाद हुआ था, उस समय वो पूरा हो गया था, जब इस तरह का समय दिया है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। जैसे इस वाक्य में, पहले वाले वाक्य में दिखा था, मैं पहले ही देख लिया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। इस वाक्य में पत्नी खाना बना चुकी थी, तो इसमें भी पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। एक और तरीके के वाक्य दिए होते हैं इसमें, मेरे, या जैसे कहें पापा के घर पहुंचने के बाद मम्मी ने खाना बनाया था। अब इस वाक्य में मम्मी ने खाना कब बनाया, बाद में, यह काम कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन जब मम्मी ने खाना बनाया, उससे पहले क्या काम पूरा हो गया था, पापा घर पहुंच गए थे। ठीक है ना। तो अब इस टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ये जो हिस्सा है पहले वाला, बाद वाला, ये जो लिखा है पहले, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ध्यान रखिए, क्योंकि ये एक्शन इस कार्य एक्शन से पहले हो चुका था, पूरा कंप्लीट हो गया था, तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है ना। एक और बात बताते हैं, जैसे मैंने बताया कि विद्यार्थी मैच जीत चुके थे। जब मैंने बताया उस समय
विद्यार्थियों ने मैच जीत लिया था, पूरा काम कर लिया था। इसलिए जो बाद वाला एक्शन है इसमें, विद्यार्थियों ने मैच जीत लिया था, ये काम पूरा हो चुका था जब मैंने बताया, तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया सभी के? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे। अब कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसी बात को समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम, तब हम बात आगे को और समझ में आएंगे। चलिए इनको हम मिटाते हैं, अब फिर अफर्मेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं। ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जैसे मम्मी खाना बना चुकी थी, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया ये। अफर्मेटिव, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, कौन कौन से होते हैं? ये अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे वाक्य पहला, मम्मी खाना बना चुकी थी, ठीक है ना, खाना बना चुकी थी, मम्मी खाना बना चुकी थी। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मम्मी। मतलब सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखेंगे, इस टेंस में हेड हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। हेड, एचईडी, हेड, और सभी के साथ होता है, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ। जितने भी प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं उन सब के साथ हेड का यूज होता है। हेड इज यूज्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब सब हेल्पिंग वर्ब लिख लिया हमने, हेड यहां पर, ठीक है, हेड लिख ली, और फिर इसमें B3 ध्यान रखेंगे। जितने भी परफेक्ट हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहां पर हो गया हमारा B3, और फिर ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट और प्लस अदर्स, जो दूसरे शब्द होंगे वो बाद में। अब जैसे हमने इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे, मम्मी खाना बना चुकी थी, कैसे बनाएंगे? मदर हैड कुक्ड, मदर हैड कुक्ड द लंच, ठीक है ना, क्या फूड कर सकते हैं, मदर हैड कुक्ड द लंच। अगर एक और मैंने उदाहरण दिया था, मैंने ताजमहल पहले ही देख लिया था, या हम इस तरह से कह सकते हैं, मैंने यह प्रश्न पहले ही हल कर लिया था, ठीक है ना। एक और उदाहरण देता हूं, जैसे मैंने यह प्रश्न पहले ही हल कर लिया था, पहले ही हल कर लिया था। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आई लिख लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस है, और हेड, आई हेड। ये जो एक और शब्द होता है पहले ही, इसकी अंग्रेजी केवल पहले आता है तो हम बिफोर लिखते हैं, लेकिन पहले ही इसकी अंग्रेजी ऑलरेडी। आई हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी। अब हल करना एक वर्ब हो गई, सॉल्व इसकी थर्ड फॉर्म लिख देंगे, I have already solved this question. Already solved this question. Okay? समझ में आ गया? अब हम कुछ जो डबल सेंटेंस होते हैं या डबल वर्ब होते हैं आती हैं, उन वाक्यों का वर्णन करते हैं। जैसे वर्षा होने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, वर्षा होने से पहले, होने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। अब थोड़ा समझिए बनाना कैसे है। इसमें कंप्लीट एक्शन कौन सा है? जो पूरा हो गया था, जिसका वर्णन किया जा रहा था, वो है मैं स्टेशन पहुंच चुका था, ठीक है ना, ये काम है। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। एक और बात,
इसमें शब्द एक और आया है पहले, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखना है, जो काम पहले हुआ, पूरा हो चुका था जो पहले, उसका हमें पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है। और जो काम बाद में होता है, ऐसे जब दो वाक्य जुड़े होते हैं तब, उसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, ठीक है ना। इतनी बात को लिखना है। लिख लीजिए आप पहले, क्या बात हुई, जो काम पहले होता है, ठीक है ना, उसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, ठीक है ना। और जो काम बाद में होता है, और जो काम बाद में होता है, उसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें बात समझनी है जो अभी हमने वाक्य लिखा, वर्षा होने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। पहले काम कौन सा हो गया था, मैं स्टेशन पहुंच चुका था, ये काम पहले हुआ, ठीक है ना। और बाद में काम कौन सा हुआ, वर्षा का होना, ये काम बाद में हुआ। जब ये बाद में हुआ तो इसके अंदर हमें किस टेंस में बनानी है, पास्ट इंडेफिनिट में। इसको पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे और इसमें जो टेंस यूज करना है वो करना है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। लेकिन अब लिखेंगे कैसे, जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये शब्द बिफोर है, इसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है ना। इसको बिफोर को पहले। इंग्लिश में जैसे प्रपोजिशन लिखा जाता है वैसे ही कंजंक्शन लिखने का तरीका है। कंजंक्शन कैसे लिखते हैं, अधिकांशतया जिस शब्द से रिलेशन शो करता है उससे पहले लिखते हैं, ठीक है ना। और हिंदी में उसके बाद लिखते हैं प्रपोजिशन भी। जैसे हम कहें मेज पर, कोई चीज मेज के ऊपर है तो, लेकिन जब हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो उस प्रपोजिशन को मेज के ऊपर लाएंगे, ऑन द टेबल, ठीक है ना। ऐसे ही ये जो शब्द पहले आया है ये संबंध प्रकट कर रहा है किससे, वर्षा होने से पहले, ध्यान रखेंगे। तो हमें ये पहले की अंग्रेजी जो बिफोर है इससे पहले लिखेंगे और ये वाक्य हमें पहले लिखना होगा, जो पास्ट परफेक्ट है। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो पहले हम पास्ट परफेक्ट लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। और फिर बीच में बिफोर लिखेंगे और बाद में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ लीजिए। लेकिन यही बात जब बाद वाला वाक्य आता है तो बदल जाता है स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सीक्वेंस बदल जाती है जबकि बाद शब्द आता है तो। इसलिए यहां पर इसको जो हम ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे बन जाएगा, वर्षा होने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, मैं स्टेशन पहुंच चुका था, इसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। कैसे हो जाएगा, आई हैड रीच्ड द स्टेशन, ठीक है ना। आई हैड रीच्ड द स्टेशन और फिर बिफोर, ठीक है ना। आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर। अब बाद में आया वर्षा का होना, एक टेंस में लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, क्या हो जाएगा, इट। और पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ाया था पहले हमने। तो ये हो जाएगा इट रेन, ठीक है ना, बिफोर इट रेन। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे
तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। अपना काम पूरा कर लिया था। अब इसमें भी देखना है, पहले काम कौन सा हो गया था? पहले मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, ये काम पहले हो गया। तो इसको हमें किस में बनाना है? पास्ट परफेक्ट में। बाद में काम कौन सा हुआ? तुम्हारा आना। तो इसकी हमें इंग्लिश कौन से टेंस में बनानी है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है ना, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे और ट्रांसलेट करेंगे तो इसी तरीके से पहले हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट, फिर बिफोर, फिर पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? आप, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, ये शब्द है अपना। क्या हो जाएगा? I had completed my work। ठीक है ना, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। और फिर तुम्हारा आना, ये पास्ट इंडेफिनिट में, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? यू। बिफोर लिखने के बाद बिफोर यू, और फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म केम, बिफोर यू केम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे समझ में आएगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि जितने हम प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने हम वाक्य तरीके से बनाना सीखेंगे, उतना ही हमारा ट्रांसलेशन स्ट्रांग होगा। एक और वाक्य लिखते हैं, देखते हैं। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है ना, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है ना, ट्रेन जा चुकी थी। अब हमें जब इसको ट्रांसलेट करना है तो इसमें कौन सा काम पहले हो गया था? ट्रेन जा चुकी थी। यहां पर तो की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, यहां पर हम इसको इसी तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, ये एक घटना हो गई, पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, इस तरह से, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, और फिर आगे को तो के स्थान पर कौन? ट्रेन, द ट्रेन हैड गॉन, या फिर डिपार्चर। द ट्रेन हैड डिपार्चर, ट्रेन के जाने के लिए डिपार्चर और ज्यादा बढ़िया होता है डिपार्चर। ओके, समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ और वाक्य करते हैं, ऐसे वाक्य जो आफ्टर से शुरू होते हैं। हाँ जी, तो फिर अब हम पास ऐसे सेंटेंस करते हैं जिनमें आफ्टर का यूज होता है। ऐसे कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे छात्रों के आने के बाद अध्यापक ने पढ़ाया था। छात्रों के आने के बाद अध्यापक ने पढ़ाया था। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। इसमें काम पहले कौन सा हुआ, और ये जो अध्यापक ने पढ़ाया था, ये काम कब हुआ? ये बाद में हुआ, बाद में। और जब ये बाद में हुआ तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और ये जो पहला सेंटेंस है, छात्रों के आना या छात्रों का आना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, पास्ट
परफेक्ट। और जब हम फिर वही बात जो इधर लिखा है इसको पहले लिखेंगे, और पहले लिखेंगे तो कौन सा आ जाएगा, पहले पास्ट इंडेफिनिट के बाद का जब शब्द यूज हुआ है तो इस तरह से यूज होगा। पास्ट इंडेफिनिट पहले लिखेंगे हम, और फिर यहाँ पर आफ्टर, और इसके बाद में पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट। इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना। और जब हमने बाकी इसको ट्रांसलेट करना शुरू किया तो कैसा हो जाएगा, अध्यापक ने पढ़ाया था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो द टीचर, और टीच किया है उसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे, वर्ब सेकंड फॉर्म, द टीचर टॉट, फिर आफ्टर, और फिर छात्रों का आना, इसके अंग्रेजी इसको हम बाद में लिखेंगे, स्टूडेंट्स हैड कम, कम की कम थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, ठीक है ना, समझ में आ गया। एक और बात, जैसे प्रधानाचार्य के आने के बाद, एक और उदाहरण दिख रहे हैं, प्रधानाचार्य के आने के बाद मुख्य अतिथि ने भाषण दिया था, अतिथि ने भाषण दिया था। अब इसमें बाद में काम कौन सा हुआ, मुख्य अतिथि ने भाषण दिया था, ये काम बाद में हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझिए। और ये प्रधानाचार्य का आना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, मुख्य अतिथि ने भाषण दिया था, उसी फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। द चीफ गेस्ट दिया था, डिलीवर्ड अ स्पीच, भाषण देने के लिए वर्ब जो यूज होती है वो डिलीवर्ड अ स्पीच, फिर आफ्टर, फिर प्रधानाचार्य का आना, ये पास्ट परफेक्ट में, आफ्टर द प्रिंसिपल हैड कम, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हम नेगेटिव वाक्य और समझते हैं। अभी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं जो नेगेटिव सेंटेंसेस के हैं। जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस इस टेंस में कैसे बनेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस। ये जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं इस टेंस के, उनमें हमने सभी पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड, और फिर इसके बाद नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, कुछ है तो वो बाद में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे अब उदाहरण देखते हैं। पापा के आने से पहले मम्मी ने खाना नहीं बनाया था, ठीक है ना। पापा के आने से पहले मम्मी ने खाना नहीं बनाया था, ठीक है ना, बनाया था। जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, पहले वाला काम कौन सा है जिसका वर्णन किया जाता है, मम्मी ने खाना नहीं बनाया था, ये नेगेटिव, इसको हम नेगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे। मदर कैसे बनाएंगे, मदर
और फिर बात की थर्ड हेल्पिंग ऑफ हैड नॉट, ठीक है ना, हैड नॉट कुक्ड या प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड लिख सकते हैं, हैड नॉट प्रिपेयर्ड लंच, ठीक है ना, लंच, लंच। और फिर बिफोर, बिफोर पापा के आने, इसको हम बाद में लिखेंगे, बिफोर द फादर, फादर कम की सेकंड फॉर्म लिखेंगे के, बिफोर फादर के। ओके, कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहे हैं? एक और उदाहरण, वर्षा होने से पहले अध्यापक ने छात्रों को नहीं पढ़ाया था। इनको मिटाते हैं फिर लिखते हैं, वर्षा होने से पहले, वाक्य वर्षा होने से पहले अध्यापक ने छात्रों को नहीं पढ़ाया था। वर्षा होने से पहले अध्यापक ने छात्रों को नहीं पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था। कैसे करेंगे ट्रांसलेट? छात्रों को नहीं पढ़ाया था, इसको पहले लिख लेंगे, स्टूडेंट किसने नहीं पढ़ाया था? वर्षा होने से पहले अध्यापक ने छात्रों को नहीं पढ़ाया था। ये पास्ट परफेक्ट है। इसमें कैसे बनाया? द टीचर हैड नॉट taught the students, had not taught the students। फिर before, छात्रों प्लूरल है तो s, before वर्षा होने तो it rained। ओके, ये आई स्मॉल होगा यहाँ पर, it rained, फुल स्टॉप। एक और एग्जांपल करते हैं अभी, ठीक है। पुलिस के आने के बाद लोग एकत्रित नहीं हुए थे, ठीक है ना। पुलिस के आने के बाद लोग इकट्ठे नहीं हुए थे, अब लोग इकट्ठे नहीं हुए थे, ये काम बाद का है, ठीक है ना। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे? बाद का है तो पीपल डिड नॉट गैदर, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे डिड नॉट गैदर, और फिर आफ्टर के लिए आफ्टर पुलिस का आना, ये पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि काम पहले हुआ कि आफ्टर पुलिस had come, पुलिस had come। ओके, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गए, और अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमने बताया ये पहले से कि दो प्रकार के हैं। एक वे जिनका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है, ऐसे वाक्य, और ये क्या शब्द से शुरू होते हैं और इनका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। और दूसरे वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है या कोई क्या के अलावा कुछ और होता है, जिनका उत्तर यस या नो में नहीं दिया जा सकता। इस तरह से दो तरीके के वाक्य हैं, ठीक है ना। तो जो पहले वाक्य हैं जिनको हम यस नो क्वेश्चंस कहते हैं,
यस नो क्वेश्चंस का मतलब जिनका आंसर यस नो में दिया जा सकता है, ठीक है ना, उनको पहले करते हैं। और स्ट्रक्चर ये पहले से पता ही है सबको। सबसे पहले क्या लिखना है हमें, ये इंटरोगेटिव का, और इसमें भी ये जो यस नो क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, ऐसे उनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैड, और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरी अवस्था लिखेंगे, और फिर लास्ट में बाद में ऑब्जेक्ट और प्लस अदर्स। इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। ओके, जैसे क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। जैसे क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द है क्या, ये ज्यादा समझने की बात है। लगता यह है कि क्वेश्चन ये पूछा गया है, इस वाक्य में लिखा हुआ आ रहा है क्या मेरा स्कूल पहुंचना, ऐसा नहीं, ये क्या शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। जब हम आपसे पूछेंगे क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज गई थी, आप उत्तर क्या देंगे। आपने कहा हाँ, तो हाँ किसके लिए है, घंटी बजने के लिए या मेरे स्कूल पहुंचने के लिए। हाँ शब्द घंटी बजने से पहले के लिए। ऐसे हम पूछें क्या पापा के आने से पहले आपने खाना खा लिया, तो आप क्या कहेंगे, यस, तो किसकी कहेंगे, खाना खाने की। या कहेंगे नो, तो नो भी किसके बारे में कहेंगे, खाना नहीं खाने की। हालांकि क्या शब्द पहले वाले वाक्य में बोला जा रहा है, लेकिन ये जुड़ा हुआ बाद वाले सेंटेंस से है, इसलिए ध्यान रखेंगे ये जो बाद वाला वाक्य है इसी के साथ ही क्या शब्द जुड़ा हुआ है। पहले घंटी बज चुकी थी, ठीक है ना, ये बाद वाला वाक्य जिसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, ठीक है ना, यही इंटरोगेटिव है। और कैसे बनेगा, had the bell of a verb की थर्ड फॉर्म ring rung, had the bell rung before, और फिर मेरे स्कूल पहुंचना, I reached school, ठीक है ना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जहां बाकी का हुआ। ऐसे एक और उदाहरण देखते हैं। क्या सूरज निकलने से पहले बे चाय पी चुके थे। क्या सूरज निकलने से पहले बे चाय पी चुके थे। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, क्या वे चाय पी चुके थे, ये ट्रांसलेट, ये पास्ट परफेक्ट हमारा है क्योंकि ये काम पहले है। तो और इसकी इंग्लिश नहीं लिखनी, क्या की, हैड दे, और फिर पीना के लिए, चाय पीना के लिए ड्रिंक का यूज नहीं करते, टेक। Had they, take की थर्ड फॉर्म, had they taken the tea, या सिप एक और बार होता है, सिप, taken the tea before सूरज निकलना, the sun, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, the sun rose, rise rose, risen, क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ में आ रहा होगा। अब हम कुछ और देखते हैं। क्या पापा के आने के बाद मम्मी ने खाना बनाया था। क्या
क्या पापा के आने के बाद मम्मी ने खाना बनाया था? इसको देखेंगे। क्या पापा के आने के बाद मम्मी ने खाना बनाया था? बनाया था, ठीक है ना? बनाएंगे तो ये बात वाला वाक्य, मम्मी ने खाना बनाया था, इसको हम इंटरोगेटिव में लिखेंगे। और ये बात वाला है वो किसमें बनता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो काम बाद में हुआ। डिड हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अब इसमें। डिड मदर कुक द लंच। और फिर यहां पर के बाद के अंदर ये आफ्टर, अब ये पास्ट परफेक्ट में पापा का आफ्टर फादर हैड कम, क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ में आ गया होगा WH क्वेश्चंस। अब कुछ और बातें बनाते हैं, देते हैं, उनको और करते हैं, एक दो इंटरोगेटिव शब्द। जैसे सूरज छिपने से पहले कितने लड़के खाना खा चुके थे? वाक्य है सूरज छिपने से पहले कितने छात्र खाना खा चुके थे? अब इसको जब ट्रांसलेट करेंगे, ये पहले शब्द आया और इसमें कितने छात्र खाना खा चुके थे, इसमें शब्द आ रहा है प्रश्नवाचक शब्द कितने छात्र, ठीक है ना? और हमने पहले बताया है जब प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट होता है तो पूरे उसको लिख लेते हैं। कितने छात्र की अंग्रेजी? हाउ मेनी स्टूडेंट्स। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। और फिर आज को परफेक्ट बनाएंगे, हैड ईटन द लंच। ओके, अब ये पहले उसको लिखेंगे बिफोर, और ये सूरज छिपना है, बिफोर द सनसेट, सन और फिर सेट, बिफोर द सनसेट। समझ में आ गया होगा छात्रों?